हमारे आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज हमारे खास मेहमान हैं एक वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने जर्नलिज्म करीब 25 साल किया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में, और बड़े सीनियर लेवल पर काम किया। क्राइम, पॉलिटिकल बीट ये देखते थे, और उसके बाद इन्होंने 2013 में अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके। नवीन कुमार आजकल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं नवीन कुमार से। नवीन कुमार जी, आपका स्वागत है द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारा भी पुराना एक साथ रहा है, और मैं जानता हूं आपके बैकग्राउंड को। 25 साल 30 साल आपने बहुत अच्छे लेवल पर जर्नलिज्म किया, प्रिंट में किया। सबकी बात हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत ये चाहता हूं कि आप बताएं अपने बारे में, अपनी स्कूलिंग के बारे में और परिवार के बारे में। मैं अतुल भाई आपको फिर दोबारा से धन्यवाद देता हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि एक समय में बहुत लंबे समय आपके साथ काम करने का अनुभव रहा है जी। और मैं जी में हमने बहुत लंबे समय काम किया है, लेकिन जी से पहले वाला हिस्सा आपको कम मालूम है। जी के बाद का हिस्सा तो आपको मालूम है। एब्सोल्युटली जी। ये बात सही है कि हम एक संयुक्त परिवार में मैंने जन्म लिया है जी। हम 6 भाई बहन हैं और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, छोटे भाई को छोड़ करके बाकी सभी के सभी। ओके। और प्रभु की कृपा से सभी के सभी ठीक प्रकार से सेटल्ड है। सभी के सभी। मेरी 4 बहनें की शादी हो गई, सभी की शादी हो चुकी जी जी। पुराने जीवन से ज्यादा अगर हम देखें जी, तो आज भी पूरे परिवार में हम सब एक दूसरे को, अगर थोड़ा सा भी बुखार हो जाए तो सब के सब एक दूसरे के साथ अटैच है। उनको लगता है कि नहीं, इसकी चिंता रहती है जी। तो ऐसी स्थिति में ये सब जानते हैं कि हमने पूरे परिवार के साथ मिलकर के किस प्रकार से काम किए हैं और हम कर रहे हैं जी। और एक साथ लेकर के चल रहे हैं। यही मैं जन्म मेरा दिल्ली में हुआ, शिक्षा मेरी उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है जी, क्योंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं जी। तो अपने जीवन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जी। और उन सभी उतार चढ़ाव में हमको हर बार बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सीखने को इसलिए भी मिला है कि संयुक्त परिवार में रह करके, संयुक्त परिवार के साथ चल करके बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है जीवन में, वो बहुत कामयाबी का एक सबब है जी। उससे अगर आप संयुक्त परिवार में ठीक प्रकार से अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप समाज में स्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है एक राज्य में कर सकते हैं और देश में भी कर। बिल्कुल। तो मूल मंत्र तो इतना सही है। नवीन, मुझे लगता है कि जिस तरह आपका बैकग्राउंड रहा है कि आपने पत्रकारिता 25 साल करी, प्रिंट में करी, और जिस तरह की बीट को आपने कवर किया और जिस तरह के क्राइम के प्रोग्राम्स आपने बनाए, तो स्कूल और कॉलेज में आप रहे तो थोड़े से नटखट होंगे। शैतानियां तो जरूर की होंगी। नहीं, ये वाला अनुभव जो है अभी तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो एक आध छोटे मोटे कर दीजिए। फर्स्ट टाइम मतलब भाई मैं आपके साथ ही शेयर करता हूँ जी। ये बात सही है कि मैंने 25 वर्ष के आसपास अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में पत्रकारिता के 25 वर्ष मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग की है। राइट। मैंने क्राइम नहीं किया, क्राइम कवर जी। लेकिन
हाँ, जो आपने मुझसे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ जब हम बचपन में, ये बात शायद ही किसी को पता होगी, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये, जी। कि नटखट तो पूरे ही थे। लगता था कि हमारी कॉपी जो है अतुल भाई लिख दे, हम ना लिखे। और इस प्रकार से अपने जीवन में हमने बहुत सारे अपन्स डाउन देखे, कुछ किए भी हैं गड़बड़, जिनको आप कहा जाए, क्योंकि शुरू से ना जाने क्यों लगता था कि हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए जीवन हमने लिया है। और वो मैं इसलिए बताता हूँ कि 6th क्लास में जब हम स्काउट एंड गाइड में गए, जी। तो हमको लगता था कि स्काउट एंड गाइड के अंदर हम करते करते हम जो है कमांडर बने सबसे पहले। वो कहते यार आप स्काउट तो बनो, आप सीधे वहां जाने की बात करते हो। तो हमारी शुरुआत है वो इसी प्रकार की हुई। और मैं थ्रू आउट अपने जीवन में 6th क्लास से लेकर के 12th तक फर्स्ट मॉनिटर रहा हूँ। ओके ओके। क्लास का मॉनिटर मुझे ही बनना है। तो पढ़ाई में भी अच्छे रहे आप? तो पढ़ाई में अब अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लिखना जो है के शौकीन नहीं थे, लिखने की इच्छा नहीं हुआ करती थी जी। हालांकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, जो आपकी इच्छा जीवन में नहीं होती, जिससे आप भागते हो, जी। श्री बांके बिहारी आपको वही काम देते हैं। तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। जी। जी। मैंने तो सोचा था कि ठीक है, मेरे पिताजी चाहते थे, मेरे ताऊजी सब चाहते थे कि आईएएस आईपीएस बने, ब्यूरोक्रेट बने, उनके सर्कल में सब लोग उसी प्रकार से हैं, जी। तो ये भी वो कुछ नाम कमाए। तो मैं यही, वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे और मैं कहता था कि मैं आईएएस पे रूल करना चाहता हूँ। तो दोनों में यही मामला थोड़ा सा गड़बड़ था, विरोधाभास था। बिल्कुल विरोधाभास। हाँ, हम सोच के तो सोच यही में, चले थे सोच कि में। आईएएस जी। आईपीएस बनेंगे, हाँ हाँ। लेकिन हम आईएएस आईपीएस बनने की दिशा में चल ही नहीं पाए और पत्रकार बन गए। तो और वो जब पत्रकार बन गए तो जीवन में नहीं, वो हमने, कौन सा पल था जब आपने ये रियलाइज किया, क्या कौन सी घटना थी कि पत्रकार बनना है, जर्नलिज्म करना है? आपने बिल्कुल बहुत ऐसी नब्ज को पकड़ा है, ये वो पकड़ सकता है जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट या फिर जो जर्नलिस्ट को बनाने वाला और तैयार करने वाला व्यक्ति है। अतुल भाई, क्या था जी। कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता था जी। क्लासों के लेने के लिए, कैंपस में। वहाँ अक्सर उस समय एनएसयूआई और एवीपी और जनता विद्यार्थी मोर्चा ज्यादा एक्टिव रहता था। बाद में एवीपी मर्ज हो गया, जी। उसका झगड़ा चलता था। ओके। तो हमारे घर के पास में, मेरे घर के पास में एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहते थे, पंजाब केसरी में काम करते थे। बस वो अखबार पढ़ने एक सेंटर पे आते थे, क्योंकि उनको 20 अखबार कम से कम सुबह सुबह पढ़ने होते थे। 2-4 अखबार घर में आते होंगे, जैसे मेरे यहाँ 2 अखबार आते, 1 अखबार आता था उस समय। जी। तो मैं भी सेंटर पे जाता था, मेरे को शौक था कि हाँ, मैं आज क्या देश में हुआ ये जानने के लिए। मैं 10-12 अखबार जब तक नहीं पढ़ूं तो मुझे लगता था कि अरे सुबह हुई नहीं है। जी। तो इतने अखबार खरीद नहीं सकते थे, तो हम अखबार पढ़ने के लिए सेंटर पे जाते थे। जी। एक सेंटर पे एक दुकान पर हम जाते थे, वो इत्तेफाक से अक्सर दोनों का सुबह का ही टाइम होता था मिलने का। ओके। तो हमारी उनसे नमस्कार हो जाती थी। हम बुजुर्गों का सम्मान करते थे, संस्कार तो स्वाभाविक तौर पर पारिवारिक तौर पर मिले हुए। जी। तो नमस्कार करते थे, बात करते थे, क्या करते हो बेटा, वो पूछते थे। हम कहते साहब मैं पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में आने वाला हूँ। बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा जी ब्यूरोक्रेट बनना है, आईएएस आईपीएस बनना। बोले वेरी गुड। वो ये सोच करके वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्नेह करते थे, तो मुझे पूछ भी लिया करते थे आज खबरों में क्या क्या पढ़ा। ओके। तो कभी कभी बता दिया करता था। मैंने कहा इसमें वो खबर ही नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में इतना बवाल हुआ, ये हुआ ये हुआ, मैं उनको अक्सर बता दिया करता था। जी। तो वो कहते यार ये खबर तुम हमें देते क्यों नहीं हो, आप मुझे दो, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे नाम से लिख दूंगा। वो पंजाब केसरी में बहुत सीनियर पोजीशन पे हुआ करते थे। जी। जी। हमने उस समय एनएसयूआई का एक ऑफिस होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का, डेसू का। जी। तो डेसू का जो ऑफिस होता है उसमें टेलीफोन हुआ करता था, बाकी कहीं होता नहीं था। जी। हम पीसीओ ढूंढते थे कहीं फोन करना भी हो तो। बिल्कुल। तो हम वहां जाते थे, उससे फोन करते थे और टाइम देखते थे किस समय वो ऑफिस में पहुंचे होंगे। उनको हम खबर बताते थे आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो खबर मेरे नाम से उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। ओके। तो सेकेंड ईयर में थे हम, 5-6 बार खबर लिखी गई तो लोगों ने पूछा यार नवीन कुमार कौन आदमी है, साला जर्नलिस्ट है, पंजाब किसी को ढूंढ। मतलब यहाँ भी आपने नटखटपन दिखा दिया कि आपका पेपर दूसरा लिखा। कते पूरा हमारी खबर है, कॉपी कोई और लिख रहा है। जी। तो
उन्होंने वो लिखा और हमने जो है वो दे दिया, और उस प्रकार से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो हमको जो है, जैसे कि उसमें मनीष तिवारी एनएसयूआई के अध्यक्ष होते थे, तो वो आए, मेरे से मिले, तो मैं लगा यार ये तो हम तो बड़ी पोजीशन पे यार, हम तो पत्रकारी होना चाहिए। हाँ एवीपी वाला भी आके मिल रहा है। जेवीएम में हम थे, जब हम कार्यकर्ता थे तब हमको हमारा प्रदेश का अध्यक्ष नहीं पूछता था। हाँ अब एवीपी का जो है राष्ट्रीय महामंत्री भी कहता है कि नवीन को बोला कि कौन आदमी है। हमने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। तो पत्रकार बनना चाहिए। वो जो शौक वहां हमें लगा, जी हमने रोज खबर देना शुरू करी। फिर हमारा जो पढ़ाई की तरफ ध्यान आधा रह गया, हमने पहले भी कम था, फिर और कम हो गया, लेकिन उसके बाद हमने बाकी खबरें देनी शुरू कर दी। लेकिन संकट क्या हुआ, जी जिससे हम लिखने से भाग रहे थे, वो रोज 5 कॉपियां लिखनी पड़ती थी, ओके यस क्योंकि प्रिंट में तो आप कॉपी लिख करके भेजेंगे। बिल्कुल पहले सोचते थे यार क्या एक कॉपी लिखेंगे, अब हम 5 लिखते थे। तो बिल्कुल जब हम 5 लिखने लगे तो हमने सोचा कि यार ये 2 कॉपी है, क्या फायदा कोई और लिखेगा, हम ही लिख देते हैं। तो वो भी हमने लिखनी शुरू कर दी। उससे हमको वहां पे पोस्ट मिला। तो मिला तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हमको एक बात का और था कि भाई मेरठ यूपी में उस समय सेकंड फाइनल ईयर से 2 साल का हुआ करता था ग्रेजुएशन। जी जी 88 की 89 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 3 साल का सब जगह बाद हो में गया। 3 साल जी उन्होंने कहा वहां जी ने मेरठ यूनिवर्सिटी में थे, भाई तुम जल्दी से यहाँ के एग्जाम दे दो, पता नहीं बाद में पास हो गए या नहीं हो गए, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लोगे। जी मैंने ग्रेजुएशन कर ली बाय द वे। हम्म और हम उस पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको वो शौक चढ़ा। राइट लेकिन जी जब दिल्ली से दैनिक जागरण अखबार शुरू हुआ 1990 के आसपास, जी तब मुझे समझ में आया कि आखिर में जर्नलिज्म है क्या। स्ट्रगल करना मैंने तब शुरू किया जब मैं सीधे तौर पर वहां नौकरी करनी शुरू नौकरी की। करनी और मैं जब जागरण में रहा, आपने कोई जर्नलिज्म का कोर्स कुछ किया नहीं अतुल भाई, मैंने कोई कोर्स नहीं किया जी जर्नलिज्म का। जी जी ओके लेकिन मैं जर्नलिज्म, मैंने पीएचडी पढ़े डॉक्टर्स को मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल वो तो बिल्कुल मैंने जर्नलिज्म में रहते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ाया है। मैं दैनिक जागरण में रहा। मैं 5 दिसंबर 91 तक मैं दैनिक जागरण अखबार में मैंने काम किया, ओके लगभग पौने 2 साल के आसपास। जी और उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार में गया। मैंने करीब 6 वर्ष वहां पर काम किया। और उसके बाद फिर मैं जी न्यूज में आ गया था 96 लास्ट में। जी 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 मैंने 97 से काम करना शुरू किया, लेकिन मैं लास्ट में आ गया था। जयंत भट्ट उस समय सीईओ हुआ करते थे। जयंत भट्ट जी अच्छा नवीन आपने बताया आप राष्ट्रीय सहारा में आए तो मैंने भी आपसे पूछा आपने कोई कोर्स किया था लेकिन राष्ट्रीय सहारा एक ऐसा अखबार हुआ करता था जो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता था वहां जो चला गया समझ लीजिए कि वो मास्टर बन के ही बाहर आएगा। सही मायने में तो दैनिक जागरण वो इंस्टीट्यूशन था अतुल भाई, जी जी क्योंकि ताऊ जो होते, ताऊ जी ही कहते हैं नरेंद्र मोहन जी को हम। हाँ तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला। दैनिक जागरण में जो मैंने सीखा जी जी वो प्रोफेशनल वे में काम करना सीखा। खबर को खबर बनाना, लिखना, खबर के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करना, ये मैंने जागरण में सीखा। लेकिन सहारा में एक संयुक्त परिवार में रह करके कैसे काम करते हैं, जो परिवारवाद की परिभाषा है, जी वो मैंने सहारा में सीखी। राइट कैसे आप सबको साथ लेकर के चल सकते हो, जी जी जो मैंने बाद में चाणक्य सीरियल में देखा था, मैं देखा करता था जी कि आपको दुश्मनों के साथ काम करके उसको अपना बनाना है, और अपना बना करके आपके पक्ष में वो खड़े हो जाएं, ऐसा काम करना है। जी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किया वो मैंने सहारा में सीखा। तो मैंने कुछ जागरण से सीखा, कुछ सहारा से सीखा, कुछ जी में रह करके सीखा, ऐसे मैंने आज भी सीख ही रहा हूं। वो तो चलता ही रहता है, जिंदगी भर सीखना ही होता है। तो सहारा में भी आप मुझे लगता है पॉलिटिकल ही कवर करते हैं। नहीं मैं पॉलिटिकल जागरण में करता था। ओके दैनिक जागरण में जी जी जब मैं सहारा में गया तो सहारा में मेरे जो चीफ रिपोर्टर ब्यूरो चीफ हुआ करते थे जी, क्योंकि मैं सहारा जब ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं उनसे पहले भी नहीं मिला था, ज्वाइन करने के बाद मिला था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप जो है यहाँ पर
क्या कवर करेंगे? मैंने कहा साहब मैं पॉलिटिकल कवर करूंगा, मैं तो पॉलिटिकल कवर करता ना हूँ। जी। तो बोले उसके लिए तो हमारे पास बहुत लोग हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ओके। तो मैंने कहा जी क्या करेंगे? तो जी। उन्होंने कहा कि आपको क्राइम कवर करी, क्राइम रिपोर्टर हमें बेस्ट चाहिए एक है, अच्छा। जी। तो आपको क्राइम कवर करना पड़ेगा। ये 6 दिसंबर 91 की बात है, मुझे, मैं इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। ओके। ओके। वो इसलिए नहीं भूल सकता, उसका बड़ा कारण है। उन्होंने कहा जी। कि भाई ठीक है, आप कितने दिन में सीख लोगे? मैंने कहा सर मैंने कभी क्राइम कवर नहीं किया, मुझे 2-3 महीने दीजिए। बोले 4 महीने दिए, अच्छा। और 4 महीने में अगर आपने नहीं सीखा तो आप समझिए 4 महीने बाद आप रिजाइन कर दीजिए। चौथे महीने की डेट पर अटेंडेंस रजिस्टर पर उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। ओ। तो जिस दिन ज्वाइन किया मेरा लास्ट डेट तय हो, यानी कि आप शादी जिस दिन आप जाओ, आपकी शादी तय हो जाए, आपको डेट फटाफट दिन निकलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। मेरा समय तय हो गया कि भाई 4 महीने बाद तेरे को जाना है यहाँ से। एक नौकरी छोड़ करके आया जबरदस्ती, दूसरी जाने को तैयार हो गई, हाँ हाँ। तो संकट हो गया, मैं कैसे सीखूं? जी। तो मैंने थोड़ा समय जरूर लगाया सीखने में, राइट। और वो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन भर में भूल नहीं सकता, जिसने मुझे क्राइम रिपोर्टर बना दिया, जी। और मैं क्राइम रिपोर्टर बन गया। और टचवुड कुछ समय में जहां मैं क्राइम रिपोर्टर, ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे मैं क्राइम में मैं गया था, वहां पे मैं 2 महीने में चीफ क्राइम रिपोर्टर था, और उसके बाद मैं ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर था। पूरे देश भर का क्राइम की रिपोर्टिंग मेरे थ्रू होती थी। वाह, दैट्स और वो ब्रिलियंट। घटना बड़ी बड़ी मार्मिक सी घटना है, जी जी। अगर कहें तो मैं बताऊं अतुल बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या कि हम रोज पुलिस बुलेटिन मिलता था, उसी को बनाते थे। लगता था कि रोज सोचते थे कि भाई आज 6 दिन, आज 7 दिन, आज 8 दिन, हम तो काउंटडाउन पे थे हम्म कि भाई हमारी तो गर्दन कटने वाली है। हम्म। और दूसरी तरफ ये भी था कि कहीं नौकरी ढूंढ लें, तो जी मिलने की स्थिति नहीं थी, छोड़ करके आया था, अखबार बहुत कम थे। जी। तो फिर हमने कहा चलो पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू करते हैं, शायद हमारी दोस्ती हो जाए। तो हमने पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू फिक्स किया। समय तय हुआ 11 बजे का। हम इंतजार करते रहे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। हम जी। कहे यार कमाल होता है वो, हम बार बार कहें साहब भूल तो नहीं गए? उसका हम्म। स्टाफ सर कहे नहीं बैठो बैठो बैठो। ओके। फिर उसने 2 बजे बोला ठीक है आपको 10 ही मिनट तो चाहिए। मैंने कहा 10 मिनट तो बहुत है। तो उसने कहा वो हम निकलने वाले हैं, कोई गए थे अफसर, इनके बाद आप चले जाइए। जी तो हम तुरंत बेल्ट वेल्ट फिर दोबारा से कसी, और फर्स्ट क्लास शर्ट वर्ट ऊपर नीचे करी, जो भी थी, हमने तैयार हो गए हम जी। कि हाँ ठीक लगने चाहिए। 2 बार बाल देखे हमने फर्स्ट क्लास, उसमें बाल पूरे हुआ करते थे। तो हमने देखे, हम तैयार हो गए। इन द मीन टाइम तभी जो है मेरे सामने निकल करके एक सीनियर जर्नलिस्ट आए। वो सीनियर जर्नलिस्ट मैं उनको जानता नहीं था, जी। उनके साथ उनके मेट्रो एडिटर भी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सीपी साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा बैठे आप चले जाइए। हम्म। तो मैं जाने वाला था और वो चले गए। मैंने कहा ये कौन लोग, कौन कौन अफसर है? उन्होंने कहा अरे इनको नहीं जानते हो, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। जी। यार मैंने कहा इनका तो अपॉइंटमेंट है। बोले इनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये ओ। बहुत सीनियर है। हाँ। अब मैं जब तक वो 20 मिनट के अंदर आए, 20 मिनट में मेरी परिभाषा अतुल भाई चेंज हो। ओके। मैं पब्लिसिटी उनकी पीपी करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए मैंने पुलिस कमिश्नर से सवाल तय किए थे। राइट। और 20 मिनट बाद जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरे सवाल बदल गए थे। ओके। पुलिस कमिश्नर 3 बार मेरा नाम पूछा। जी उसके बाद अपने स्टाफ सर को बुलाया, इनका नंबर नोट करिए। मैंने कहा साहब मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, तो मोबाइल तो पता भी जी नहीं था मोबाइल जी नाम का कोई शब्द भी जी हो। जी। लैंडलाइन और घर के नंबर दिए। हाँ तो बोले हाँ इनसे मिलते रहिए, ये करिए ये करिए। उन्होंने 4 बात कही, मैं समझ में आया कि हाँ कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ। और उस दिन मैं क्राइम रिपोर्टर बन गया। वाह वाह। वो 20 और उस दिन के मिनट बाद जो मैंने आपने पीछे, सीखा, वो वो सीख जो दी 20 आपने। मिनट में देखा, जी। तो मैंने जीवन में उसको कभी बदल पलट करके नहीं देखा फिर। मतलब ये वही बात हो गई ना, जो आप बचपन से कहते थे कि मैं कुछ भी करूं, मैं बॉस रहूंगा, मैं उसको कुछ भी चीज को हेड करूंगा, वो चीज आप में कंटिन्यू कर रही है। बिल्कुल 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 वही जो है, मैंने जो है उसको मैंने फॉलो किया। जी। और उसके बाद फिर मैं क्राइम रिपोर्टर बन गया। फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मतलब मैं क्या सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जीवन में इतनी सारी स्टोरियां हैं, वो आधे घंटे में समाहित नहीं हो नहीं सकती। होंगे। उसके जी लिए तो मैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, उसको तो कई वर्ष लग जाएंगे बताते बताते। मैंने बिल्कुल इतना सब कुछ बिल्कुल। काम किया है, जी। हर एक के बारे में कुछ लिख सकते हैं लोग। आपने जी न्यूज में आने के बाद कुछ शोज क्राइम पे बनाए थे, जी बिल्कुल बनाया था। तो वो कैसे शुरू हुआ? उस जमाने में तो क्राइम के शो आते ही नहीं थे, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। देखिए आपको अतुल भाई बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं 97 में जब मैंने जी ज्वाइन की, 97 में मैंने क्राइम की एक रिपोर्ट करी, कवर जी की। जी। किसी ने सुसाइड कर लिया था आई थिंक, और बहुत सीरियस, कोई बड़े व्यापारी के परिवार से था। अच्छा।
तो उसको वो खबर नहीं गई। ओके। मैंने कहा यार मैंने इतनी कवर की, बड़ी मेहनत करी, हाई बैंड टीवी वो कैमरा हुआ करता था, 20 मिनट की टेप होती करेक्ट, थी, साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग जाता था, कैमरा वाला अलग जाता था, एब्सोल्युटली। एक इंजीनियर अलग जाता था, 5 आदमी की यूनिट जाती थी। जी। इतनी मेहनत करके आया मैं शाम को, और बोले खबर नहीं जाएगी। हम्म। बोले कितनी मिनट की? बोले 3, उसमें 2 मिनट की खबर बनी थी राइट। लगभग। जी। तो बोले यार 16-18 मिनट का बुलेटिन 2 मिनट की आपकी खबर भेज दें? तो मैंने कहा जी खबर बड़ी है। बोले कोई बड़ी खबर नहीं है, दिल्ली में मर्डर हुआ, रेप हुआ, बलात्कार, उसका दूसरे देश को क्या लेना देना है? ओके। इसकी तो बस ऐसा करो, बहुत जरूरी है तो 30 मिनट की, 30 सेकंड की खबर भेज दो। ओके। दिमाग टेंशन हो गया यार, ये क्या हो गया हमारे साथ? हम इतना सब कुछ क्या है, हम क्या करेंगे? मैंने उस दिन अतुल भाई वापस जाने का मन किया प्रिंट का। अच्छा। मैंने उसके बाद कोशिश की, जी। और मैंने दैनिक हिंदुस्तान अखबार में अपना एक ऑफर लेटर ले लिया ओके। 18,000 रुपए में, कि वापसी में 16,000 18,000 में वापस जाऊंगा। जी। मैं थोड़ा उस दिन थोड़ा सा लेटर जेब में था, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है ना, समझते हो आकर बिल्कुल के। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहा आपको कुछ नहीं समझता डाक, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ वापस, ठीक है हाँ, ना? तो उस पर किसी ने सरकास्टिक कमेंट ऐसा भारी किया, हाँ, हाँ। ये यूपी बिहार के आ जाते हैं, यूपी के आ जाते हैं, बिहार के काम कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, और मेरे को वो पिन कर गया भाई। जी। 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 मैंने कहा नहीं, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं यहाँ क्राइम रिपोर्टर बनूंगा। मैंने उसके बाद द इनसाइड स्टोरी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और ये सब प्रोग्राम जो है, जी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ईएल करके चैनल आता था, एंटरटेनमेंट एलटीवी, चैनल, हाँ ईएल, एलटीवी बोलते हैं। जी जी। एलटीवी आता था। हाँ, शुरुआत वही उस थी। पर हमने शुरू किया। जी। जब उस पर शुरू किया तो रोज हमारी बदनामी होती थी, हम जाते थे, बोले आप एल चैनल में काम करते हो, तो बड़ा कठिन होता था। हमने कहा यार ये कहाँ फंस गए। हाँ। तो सबने, एक दिन विजय जिंदल जी आए थे हमारे यहाँ रात के समय में, जी। तो जब विजय जी आए तो सबने कहा विजय जिंदल जी आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं कर सकते दर्शकों हैं। के लिए बता दूं कि विजय जिंदल जी उस वक्त जी के मैंने एमडी हुआ करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, सीओ, नेटवर्क सीओ हुआ करता था। यस, या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 97 की बात कर रहे क्योंकि मैं भी उन्हीं हैं। को रिपोर्ट करता था। ओके, तो अब सबने मुझे तैयार किया जी। कि भाई कौन उससे बात करेगा। मैंने कहा मैं कर लूंगा। बोले ठीक है तुम करो। ओके। सबने तैयार किया, बड़े बड़े लोगों ने, मैंने कहा नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े संपादक रहे हमारे यहाँ। जी जी जी। तो वो 11 बजे के आसपास उन्होंने आना था, और 1 बजे के आसपास चले जाना था। विदेश जा रहे थे तो 2 घंटे के लिए ऑफिस आ रहे थे। जी। साउथ एक्स में ऑफिस हुआ करता था, J27 शायद नंबर था, मुझे यहाँ तक याद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विजय जी आए तो सब मुझे लेके गए, मेरे पीछे थे सबके सब। तो मैंने नमस्ते करी, मैंने बताया, मैंने कहा मैं यूँ, मैंने कहा भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करनी है। बोले बोलिए। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे जो है, इसका चैनल बड़ी अच्छा नहीं लगता, कहीं जाते हैं एल चैनल बोलते हैं, बड़ा अजीब लगता है, इसका नाम बदल दीजिए, तो जी कर दीजिए। बोले जी तो है। मैंने कहा जी इंडिया कर दीजिए, जेड इंडिया कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। बोले क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी नवीन कुमार। बोले क्या काम करते हो यहाँ पर? हाँ, मैंने कहा जी कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। तो बोले तो तुमने किसी को बताया? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कोई आदमी नहीं है। मैंने कहा यार मेरे साथ तो सब आए थे। ये हुआ क्या? ये कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके? मैंने कहा जी बताया तो बहुत को, लेकिन आपसे फिर मैंने कहा नौकरी तो गई, ऑफर लेटर मुझे याद आया मेरे पास है। तो मैंने कहा जी हाँ, यहाँ तो सब छोड़ करके चले गए मुझको, सब आपसे डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसका नाम बदलने से ठीक रहेगा। तो बोले अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। वो अंदर गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने घंटी बजाई, कॉफी मंगाई, फिर दोबारा बुलाया। बोले जब तक मेरे को पसीना भी आ रहा था कि बेटा आज तो नौकरी गई है शाम को, तो उन्हें बिना मतलब सबके चक्कर में पंगा ले लिया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने घंटी में बोले उसको बुलाओ जो लड़का था बाहर, नवीन क्या नाम है उसका। तो उन्होंने बुलाया। बोले आपने बात करी थी उनसे? मैंने कहा जी मैंने करी थी, मैं तो बाहर ही बैठा था। बोले अंदर बुला रहे। अंदर बुलाया, उन्होंने कॉफी पी, मैंने उनके साथ फिर बातचीत हुई मेरी। तो बाहर आए, बोले वेरी गुड, वेल डन, आई लाइक इट। तो उसके बाद उन्होंने बाहर आए, सबको बुलाया जी, तो सारे आ गए। तो बोले भाई आपको बताओ नाम बदलना है? वो बोले, मैंने कहा जी कोई बोलेगा नहीं, डर रहे, मेरी हिम्मत खुल चुकी थी। तो उन्होंने उसी से मैं कहा कल से इसका नाम जी इंडिया कर दीजिए, जेड इंडिया। और वो उसका नाम, मैं उसकी काबिले तारीफ करूँ उस व्यक्ति की, उसने 24 आवर्स के अंदर उसका नाम बदल दिया चैनल का, जेड इंडिया का। यस, विजय जिसको जिंदल। आज जी न्यूज़ के नाम से बिल्कुल। विजय जिंदल डिसीजन लेने में माहिर हुआ। स्टिल ही इज नोन फॉर हिज डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन मेकर थे। उन्होंने जो है बहुत कुछ एस्टेब्लिश किया, उन्होंने बनाया, और वो बनाने वाले काबिल व्यक्ति थे। आपने स्टिंग ऑपरेशन तो जरूर किए होंगे 2-4?
बहुत किए, स्टिंग का मैं जनक रहा हूँ। कोई खास जिसको आप मेंशन करना? मैंने है तो बहुत सारे, हम्म, किसका बताऊं आपको मैं? अच्छा चलो 2-3 बताता हूँ जो सबको याद आ जाएगी। जी जी जी। बात वही करनी चाहिए जो मैंने एक शो शुरू किया था, आपको याद होगा, चैन से सोना है तब जाग, जो क्राइम का। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्राइम का शो पहले मैंने शुरू किया कवर करना, उसके बाद टीवी में, उसके बाद फिर सब चैनलों ने शुरू किया था, आज तक, एनडीटीवी, एब्सोल्युट। स्टार न्यूज, उसमें स्टार हुआ करता था, जी। सब ने शुरू किया था। उसके बाद मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, एक कमरमणि त्रिपाठी का जेल के अंदर स्टिंग ऑपरेशन किया था, अपनी सुपारी दी थी, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के अंदर जो हाँ हाँ शामिल, हाँ, जी 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 जी। वो स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया। ओके। मैंने प्रीपेक पीएलए जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्थ ईस्ट में काम करती थी, हाँ हाँ उनके हाँ। साथ रह करके स्टिंग ऑपरेशन किया, और वहां आने के बाद मैंने पूरा उसको दिखाया, जिसमें 67 टेररिस्ट वहां मारे गए, और आर्मी ने अप्रिशिएशन लेटर अगर किसी सिविलियन को दिया है तो जी। एक वो मैं हूँ, वाह जो मुझे वाह, मिला है। क्या बात मैंने इसके अलावा गाजी बाबा का, स्टिंग नहीं, उसका तो डायरेक्ट इंटरव्यू किया, है। मैंने कहा मास्क हटा करके बात ओके। करो, नैप कवर हटा करके। गाजी बाबा जिसने पार्लियामेंट अटैक और कश्मीर असेंबली पर अटैक प्लान किया था, जी। उसका जो स्टिंग ऑपरेशन है वो मैंने ही किया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन मैंने किए हैं, लेकिन मैं इनको कभी भूल नहीं सकता जीवन में। जी। इन जीवन में अतुल भाई, क्योंकि ये वो घटनाएं हैं जो किसी को कभी भी याद आ जाएंगी। बिल्कुल। नवीन, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल थोड़ी सी बात आपसे करूं, आप ब्रीफ में ये बताइए कि जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म की वैल्यूज में क्या डिफरेंस देखते हैं आप 30 साल पहले या 20 साल पहले और आज? क्रेडिबिलिटी खो गई अतुल भाई, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, एक शब्द के अंदर अगर कहा जाए तो यही काफी है। रीजन क्या हुआ? जब हम जर्नलिज्म क्या करते थे, पत्रकारिता क्या करते थे, तब हमको ये रहता कि अगर हमने गलत खबर करी जी। और हमारे नाम से अगर रिजल्ट छपेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। मैं टचवुड जीवन में आज तक मेरे 30 वर्ष के पत्रकारिता के कार्यकाल में जी। मेरे कभी भी मेरे खेद मेरी तरफ से कभी आज तक नहीं गया। नहीं छपा। मैंने कभी रिजॉइंडर नहीं छापा, कभी लोगों को खेद व्यक्त नहीं किया कि खबर मेरी तरफ से गलत गई। जी। तो आज के समय में तो खबर गलत ही जा रही है, और उस पर कोई आदमी उस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई सोचने को तैयार नहीं है कि पत्रकारिता के मूल मापदंड कितने गिर रहे हैं। कोई इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं है कि आप पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, जी। वो ताकत जिसके ऊपर देश की बुनियाद खड़ी है, आज उसने सवाल पूछना बंद कर दिया है। जब किसी पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी से सवाल पूछने बंद कर दें तो भाई, जी। तब आप समझ लीजिए पत्रकारिता उस प्रकार की नहीं रही। कुछ पूछते हैं, कुछ अखबार, कुछ चैनल पूछते हैं, लेकिन उनको पेंट कर दिया जाता है कि ये फला सरकार के पक्ष का आदमी है, ये विपक्ष का आदमी है, इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज के एक्चुअली समय। न्यूट्रल कोई नजर नहीं आता, या तो पक्ष है या विपक्ष है, इस तरह की देखिए बात। सोशल मीडिया एक, अतुल भाई, निकल करके आया था, सोशल मीडिया एक माध्यम निकल के आया था जिसमें फैक्ट्स जाने शुरू हुए थे, जी। लेकिन उसका नेगेटिव बेनिफिट भी लोगों ने लेना शुरू बहुत किया, ज्यादा हो गया, नैरेटिव फैलाना भी शुरू उसका किया। मिसयूज शुरू तो हो गया। सही और गलत मिसयूज बहुत हुआ है। बहुत हो रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर है। जी। आज के समय में क्या सही है? आपको खाने की प्लेटर आपको मिला है, लेकिन उसके अंदर विष मिला है नहीं मिला, आप क्या जानोगे? आप खाने के बाद अगर पता कभी करोगे कि विष मिला है, तब तो आपके अंदर वो जा चुका होगा। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है, सोचने की आवश्यकता है। कब आपके दिमाग में आया कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, और फिर भारतीय अतुल जनता भाई पार्टी मेरे ही क्यों? को, हाँ, मैं दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आपने, जी। एक आखिरी जो अपने पंच लाइन जिसको मैं कहूं जो ली है, बड़ी मार्मिक सी है, हाँ। भाजपा ही क्यों। हम्म। मैं 30 वर्ष के मेरे कार्यकाल के दौरान जी पत्रकारिता के मैंने बहुत सारी काम किए हैं, तो मेरे बहुत सारे नेताओं से संपर्क रहे। जी सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मैं जानता था, उनसे सीधे संबंध हुआ करते थे। जी। लेकिन जब मैं उनके पास जाता था तो राष्ट्रवादी सोच की बात करने वाली अगर कोई पार्टी मुझे नजर आती थी तो भाजपा नजर आती थी। ओके। दूसरे सत्ता पाने की बात करते थे। जी। सत्ता के लिए वो अगर आपका बस चले तो अतुल माथुर के सर पर पैर रख करके सत्ता पालेंगे, नवीन कुमार के सर पर पैर रख करके सत्ता पालेंगे, उनको इससे कोई गुरेज नहीं है।
जी जी। लेकिन सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर देते, अपनों को भी कुर्बान करते, उनको फर्क नहीं पड़ता था। उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मेरी जो है आस्था नहीं जुड़ी, पहली बात जी। इसलिए मैंने भाजपा की तरफ गया। दूसरी बात ये कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मैंने टेररिज्म के खिलाफ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ काम किया, जी। और उसमें मेरे को आतंकवादियों की गोली लगी, ग्रेनेड अटैक हुए, आप जानते हैं। मैं बहुत लंबे समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्टेड रहा, जेड कैटेगरी में मेरी सिक्योरिटी रही, मेरे पूरे फैमिली उसमें रही है। जी जी। मेरे बेटे के ऊपर ग्रेनेड अटैक हो गया था चलते वक्त गाड़ी में, जी में, ये सब नहीं देखा है। जी जी। तो उस समय एक इतना बड़ा सिक्योरिटी का जुमला चला करता था, तो बहुत लंबे समय के बाद सबने कहा कि भाई चलो यार, आप जब यही कर रहे हो तो इससे बेहतर है कि पढ़े लिखे लोग, समाज में समझदार लोग, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का भला होगा, सेवा करेंगे। तो ये सोच करके मैं सेवा के भाव से राजनीति में आया। मैंने 2003 में दिल्ली विधानसभा में गीता कॉलोनी विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर अशोक वाले के सामने चुनाव भी लड़ा। इसके अलावा मैंने एक ही चुनाव लड़ा है विधानसभा का, इसके अलावा बाकी चुनाव मैंने के जीवन में नहीं लड़े। जी। अब मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। जी। मैं 2014 के बाद फिर दिल्ली में जब सरकार आई, केंद्र में सरकार आई दोबारा, फिर मैं दिल्ली में प्रवक्ता रहा, मीडिया हेड हूँ। जी। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और देश के हित में सेवा करने का काम कर रहा हूँ। नवीन, मैं बहुत देखता हूं कि आप बड़े प्रखर रूप से जो अभी वर्तमान सरकार है दिल्ली में, उसके बारे में काफी बोलते हैं। मैं सच बोलता हूँ अतुल भाई। जी। जी। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो आदमी ऑक्सीजन के नाम पर पैनिक फैला रहा था। अगर दिल्ली के ऑक्सीजन पाइपलाइन को उसने बंद कर दिया, क्या मैं नहीं बताऊं? दिल्ली में ऑक्सीजन बनाने के, ऑक्सीजन जनरेट करने के 6 प्लांट थे, 6 को उसने बंद कर दिया। वो परमिशन मांगते रहे, अरविंद केजरीवाल ने उसको परमिशन नहीं दी। तो क्या मैं नहीं बताऊं? दिल्ली में 1725 बेड का हॉस्पिटल द्वारका के अंदर सेक्टर 7 में तैयार खड़ा है, लेकिन उसने उसको शुरू नहीं किया, उसको क्वारंटाइन सेंटर तक नहीं बनाया। दिल्ली के लोग तड़पते रहे। दिल्ली में लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, अपने हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कोरोना काल में। क्या मैं उसको, मेरा फर्ज नहीं बनता कि बताऊं मैं? दिल्ली के अंदर लोग पानी से तड़पते रहे कोरोना काल में, वो अपने घर के अंदर 10 करोड़ रुपए से स्विमिंग पूल बना रहा हो अरविंद केजरीवाल सरकारी मकान में, जिसमें 4 करोड़ का पहले रेनोवेशन कर चुका हो, तो मुझे फर्ज है ना उसको बताने के लिए। दिल्ली का पानी जहरीला हो गया, यमुना के अंदर पानी जहरीला है, और उसने 205 करोड़ रुपया कोरोना काल के 1 साल के अंदर डॉक्टर सेन नाले को, जो जामा मस्जिद दरियागंज से आकर के यमुना में आईटीओ पे मिलता है, उसको ठीक करने के नाम पे खर्च कर दिया। वो पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। तो मैं उसको नहीं बताऊं? ये मुझे बताना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर डब्ल्यूटीसी प्लांट के अंदर उसने लगाने के लिए अंदर नजफगढ़ ककरोला रोड के ऊपर कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर दिया जी। और वो 1 साल जब कंप्लीशन होना हो तब उसको कंप्लीशन कराने की जगह वहां पर कोरोना के नाम पर रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने का काम कर रहा हो कि सब्जी मंडी लगवा देंगे यहां पर। तो मुझे बताना पड़ेगा। दिल्ली का ऑक्सीजन बनाने की आपके पास जगह नहीं है। आप द्वारका के अंदर जाकर के सेक्टर 21 के अंदर, जहां पे आप ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा सकते थे, स्कूल बना सकते थे, अस्पताल बना सकते, वहां पर हज हाउस बना रहे हो 100 करोड़ रुपए का। क्या मैं नहीं बताऊं? ये मेरा फर्ज है। अगर मैं भाजपा में नहीं होता अतुल भाई, जी। मैं पत्रकार होता तो भी ये बताता, लेकिन मैं भाजपा में कार्यकर्ता हूं, तो मेरे को आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। मैं जनता का आदमी हूं, उसके हिसाब से देखिए। आपके भी हित की बात कर रहा हूं। मैं मान गया आपकी बात नहीं, लेकिन एक चीज ये बताइए, पिछले 2 चुनावों में उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, ये तो बात आप मानेंगे। उसका रीजन क्या रहा कि भाजपा वो नहीं कर पाई जो हो सकता है कि पिछले 2 चुनाव में हम जो लगातार जो नैरेटिव वो सेट कर रहे थे लोगों के बीच में जाकर के, हम उसको नहीं तोड़ पाए। उसने कहा फ्री बिजली और पानी देंगे। आज पानी जहरीला दे रहे हो, पानी के नए कनेक्शन कोई आपने दिए नहीं। आपने कहा फ्री बिजली दे रहे हैं। दिल्ली में 7,409 मेगावाट की मैक्सिमम डिमांड है और 22,500 मेगावाट का फिक्स चार्ज वसूलते हो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर आपने कोरोना सेस, सर्विस टैक्स, एजुकेशन टैक्स सेस, ये पोल्यूशन सेस, पता नहीं कितने सेस लगा करके लोगों से पैसा वसूल रहे हो। लोगों को लगता है कि बिजली का कनेक्शन तो फ्री है, बाकी तो फिक्स चार्ज आ रहा है। आप लोगों को लूट रहे हो भाई।
ये काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है, खत्म हो गई है। भगवान राम का विरोध करने वाला व्यक्ति आज भगवान राम की शरण में इसलिए जा रहा है, वहां पे काल नेमी और मारीच भी गए थे, वो इसलिए गए थे इनको गति मिल सके। मुझे लगता है कि शायद इनको भी गति मिले, कोई सदगति मिले। नवीन, आपका प्लान्स क्या है फ्यूचर, महत्वाकांक्षा आप क्या है? आप एक बड़े मेरी महत्वाकांक्षा केवल एक है जी। कि देश के अंदर भारत विश्व गुरु बन जाए, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम इस समय जो काम कर रही है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उस महायज्ञ में अगर मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके कुछ अगर अपने यज्ञ के उस यज्ञ में आहुति दे दूं, तो मैं समझता हूं अतुल भाई मैंने जीवन सफल हो गया। मेरी इतनी सी महत्वाकांक्षा है। थैंक यू नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू नवीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।